Hello student, a very warm good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about valence shell electron pair repulsion theory, which is the next part of chemical bonding. तो student अगर हम बात करें वेस्पर थ्योरी की, that is given by Powell and Sedgwick in 1940, which is further elaborated by Nylund and Gillespie in 1957. मीन्स पोवल और सिडविक ने इसे दिया था, लेकिन इसको फर्दर इम्प्रूव किया था किसने? नाइलम और गिलिस्पाई ने. अगर मैं बिल्कुल सही बात करूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, इसका मेन एम क्या है या मेन बेसिस क्या है? इट एक्सप्लेन अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. What it explain? It explain shape and geometry of the molecule. Main aim of वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी पर जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें किसकी, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स की, या ल्यूइस लैम्बर्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने बात करी थी कि वो एक्सप्लेन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. हमने कहा था वहाँ पे वो शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं. आप अरेंजमेंट कैसे भी कर दो, एक रैंडम अरेंजमेंट था, आप किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल को बनाओ, मीन्स वो शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे. ठीक है. अगर मैं इसको शुरू करने से पहले दो चार लिमिटेशन ऑफ हमारी क्या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जो थे उनकी बात करने वाले हैं. ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, ल्यूइस लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट था, उसके क्या लिमिटेशन थे. देखिए बच्चे, पहली बात ये कहता है कि सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जबकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि हाइड्रोजन कंपाउंड्स थे. ठीक है ना, जिनमें क्या बन रहा था? हाइड्रोजन. लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था. हाइड्रोजन का क्या होता है? ड्यूप्लेट होता है. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, या बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द थ्योरी ऑफ ल्यूइस लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि वो कहते थे किसके बारे में? ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के केस में क्या सेटिस्फाई होता था? ड्यूप्लेट सेटिस्फाई होता था. ठीक है. सेकेंड अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड भी बनते हैं. कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड भी बने, जैसे मैं कह दूँ BeCl2 बेरियम क्लोराइड. अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो बेरियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होता है Cl 8 628. लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है बेटा बेरिलियम, इसका कभी भी ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होगा. मीन्स ये कैसा कंपाउंड है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइएगा, कभी भी आप बनाकर देख लीजिएगा, ये भी कैसा कंपाउंड बनेगा? इट इज ऑलवेज आ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? दैट इज बोरोन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसके 7 थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना. यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है. ये और ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BCl3, बोरोन, फ्लोराइड स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाते हैं, दैट इज BF एंड F. ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. तो इस तरीके के कंपाउंड्स बनाना वायोलेशन थी किसकी? ऑक्टेट रूल की, दैट इज ल्यूइस लैम्बर्ट कॉन्सेप्ट की. ठीक है. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड. हाइपरवैलेंट कंपाउंड का मतलब ये होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट क्या हो? एक्सपेंड हो गया हो. जिनका ऑक्टेट क्या हो गया हो? एक्सपेंड हो गया हो. मीन्स ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की बात करता था, लेकिन अब ऐसे भी कंपाउंड बने, जैसे मैं कहूँ SF6, IF7, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स थे बच्चे जिनमें क्या नहीं हो सकता था? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही हमेशा होते थे. जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो फ्लोरीन कितने फ्लोरीन मुझे लगाने हैं? 6 फ्लोरीन, 4, 5 और 6. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो SF6 में सेंट्रल एटम में कितने? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हाइपरवैलेंट कंपाउंड जिसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया हो. IF7 7 फ्लोरीन जब आप इसकी सराउंडिंग में लगाएंगे बच्चे, तो सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 3, 6, 7.
साथ 7 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हुई? दैट इज हाइपर वैलेंट कंपाउंड। सिमिलरली H2SO4 का जब आप बनाएंगे तो भी मैंने पहले उसमें बनाया भी था कि सल्फर के सराउंड में 6 बनेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। तो इस तरीके के हाइपर वैलेंट कंपाउंड बनना भी क्या थी? लिमिटेशन थी लुईस लैम्बर्ट के कॉन्सेप्ट की। सिमिलरली formation of odd electron species, that is also the limitation of this concept। और बच्चे अगर हम बात करें जो हमारा लुईस कॉन्सेप्ट है, it does not explain about energy of compounds। जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कंपाउंड बनेगा इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई या कम एनर्जी रिलीज हो गई, जबकि हमें मालूम है जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। सॉरी, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो बच्चे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि उन्होंने एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करी कि किस कंपाउंड में ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, किस कंपाउंड में कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ H2 की फॉर्मेशन, Cl2 की फॉर्मेशन, Br2 की फॉर्मेशन, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। लेकिन अगर आप इनमें बात करें, इनमें तो कोई फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते नहीं है, है ना। दे डोंट हैव एनी आयनिक बॉन्ड, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, फिर भी ये कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन इनके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। शेप के बारे में कुछ नहीं बताया था, एनर्जी रिलीज हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो हो रहे हैं वो लिमिटेशन थी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी लिमिटेशंस आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया दैट इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की लिमिटेशन को कुछ हद तक रिमूव करता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर यूजफुल नहीं थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के केस में वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आई वो शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। देखिए बच्चे ये क्या बात बताती है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ समझनी है। ये थ्योरी कहती है कि एक सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम को कुछ अदर एटम्स ऐसे सराउंड करके रखते हैं, 2 3 4 5 कितने के, है ना, इस तरीके से एटम सराउंड करके रखते हैं। देखिए बच्चे अगर ये सभी के सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल CH4। मैंने कहा ये H है, ये भी H है, ये भी H है और ये भी क्या है? H है। अगर ये कार्बन को सराउंड करके रखे हुए हैं, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओबियस है बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर हमें मालूम है ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि बॉन्ड में और बॉन्ड में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मीन्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन। जब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो मान लिया ये मॉलिक्यूल मैं पहले ऐसे अरेंज करके दिखाती हूँ। पहले ये ऐसे था, रोज कार्बन और ये है हाइड्रोजन, लाइक दिस। ये क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर आपस में रिपल्शन हुआ और इस रिपल्शन के कारण ये हाइड्रोजन इस सेंट्रल एटम से थोड़े से दूर चले गए। कहाँ पर चले गए? सेंट्रल एटम से दूर चले गए। इतना दूर चले गए कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो गया, एनर्जी मिनिमम हो गई और स्टेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। बस इतना ही बेसिस था किसका? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। ये क्या कहते हैं कि सेंट्रल एटम को कुछ सराउंडिंग एटम सराउंड करके रखते हैं। जब ये सेंट्रल एटम को कुछ एटम सराउंड करके रखे हुए हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। और ये जो एटम्स को सराउंड करके रख रखे हैं ये क्या हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और बच्चे क्या भी हो सकते हैं? लोन पेयर भी हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर और लोन पेयर में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। और उस रिपल्शन के कारण ये एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं कि जब इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो जाए, अभी इतनी दूर खड़े हैं तो इतनी दूरी में इनमें कोई रिपल्शन आपस में नहीं है। और जब रिपल्शन नहीं होगा तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब सिस्टम की एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसका मतलब ये वो अरेंजमेंट है जिसमें
मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। तो यही क्या हुआ, दैट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मीन्स ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मॉलिक्यूल आपस में रिपल्शन करके एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और उस 3 डायमेंशनल स्पेस में वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो सेंट्रल एटम से इतनी दूर हो जाए कि उनके बीच में रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की कि ये इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन या इट स्टेट दैट surrounding atoms faces repulsion from each other as well as from central atom, so their energy is maximum and stability is minimum. हमें मालूम है क्या कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हायर द एनर्जी लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू डिक्रीज दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए, या टू डिक्रीज द एनर्जी और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। टू डिक्रीज द रिपल्शन, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज द एनर्जी, दे मूव्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर करना शुरू कर देते हैं। एंड मूव्स या एडजस्ट और एडजस्ट लिख देते हैं, एडजस्ट themselves at a position where repulsion is minimum and stability is maximum, ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वो पोजीशन जिसमें उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, जिस पोजीशन में वो खड़े हो गए हैं, उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, शेप या ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो इतना कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप मान लीजिए आपको वेस्पर थ्योरी समझ में आ गई। ये सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम है कुछ, जैसे बच्चे मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ। ये था सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम है। ये सराउंडिंग एटम जब यहाँ था, ये सराउंडिंग एटम जब यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो इनके बीच में आपस में रिपल्शन था, इन दोनों एटम्स के बीच में भी रिपल्शन था। लेकिन इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपने आप को एक दूसरे से, इन एटम्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। ठीक है, यहाँ पर इन एटम्स के बीच में आपस में कोई रिपल्शन नहीं है, यानी कि इस पोजीशन में इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे इसकी, वेस्पर थ्योरी की ये क्या क्या बात बोलते हैं। ठीक है, इट्स स्टेटेड क्या स्टेट करती है, पहली बात, देयर इज bond pairs and as well as आप लिख सकते हो as well as lone pairs as surrounding atom। ठीक है, मतलब सेंट्रल एटम के आसपास बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ all are
पेयर्स, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर और वो भी कैसे सेम टाइप, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर और कैसे सेम टाइप, देन they all faces same type of repulsion, from central atom से सेम टाइप का रिपल्शन फेस करेंगे, खुद से भी सेम टाइप का रिपल्शन फेस करेंगे, अगर सभी एक जैसे हैं तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सच टाइप of molecule is symmetrical. ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, जिसमें सभी के सभी जो बॉन्ड पेयर्स हैं, सभी के सभी पहली बार तो बॉन्ड पेयर्स होंगे, और बॉन्ड पेयर अगर एक जैसे होंगे तो वो सेम रिपल्शन फेस करेंगे सेंट्रल एटम से, खुद से भी, एक दूसरे से भी, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सिमेट्रिकल मतलब जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। इफ देयर आर लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, अगर लोन पेयर भी है बॉन्ड पेयर भी है, देन repulsion, they faces different repulsion, they faces different type of repulsion, वो अलग अलग टाइप का रिपल्शन फेस करेंगे। अगर सेंट्रल एटम को कुछ बॉन्ड पेयर और कुछ लोन पेयर रिपेल सराउंड करते होंगे, देन ऑब्वियस दे फेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्शन। अगर रिपल्शन डिफरेंट टाइप का होगा तो इसका मतलब वो कहीं कोई किसी तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा, कोई किसी तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर लोन पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर होगा अनसिमेट्रिकल, अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। थर्ड बात अगर हम लिख रहे हैं, इफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, इफ बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर, अगर दोनों होंगे तो बच्चे लोन पेयर और लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होता है। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर से मैक्सिमम रिपल्शन फेस करता है। उसका रीजन ये होता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है बेटा वो दो एटम्स के बीच में एडजस्ट होता है। मान लिया मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं NH3 मॉलिक्यूल की बात करूँ, NH3 में एक तो क्या होता है, लोन पेयर होता है, और तीन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं बात करूँ ये वाला बॉन्ड इन दो एटम्स के बीच में एडजस्ट है, ठीक है, मतलब इस बॉन्ड को इन दो एटम्स ने पकड़ा हुआ है, इस बॉन्ड को इन दो एटम्स ने पकड़ा हुआ है, इसको भी इन दो एटम्स ने पकड़ा हुआ है। लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री मूव कर सकता है, मतलब ये इधर भी आ सकता है, ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ नाइट्रोजन एक तरफ से एक एटम से सराउंड हो रखा है, ठीक है। तो मीन्स हमेशा लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, और जो लीस्ट रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो ये ऑर्डर एक बार नीट में भी पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिपल्शन इन एनी टाइप ऑफ आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल। तो हमने क्या बात करी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर दोनों होंगे तो लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन फेस करेगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपस में होगा, मीन्स इसका और इसका, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। आप सोच रहे होंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं बात करूँ वाटर मॉलिक्यूल की, जैसे अगर मैं वाटर की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो बच्चे आप हमेशा वाटर के ऊपर क्या लगाते हैं, दो लोन पेयर को हम ऐसे गुब्बारे लगा के शो कर देते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल है एक्चुअली, एम्प्टी ऑर्बिटल जिनके अंदर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। उनमें एम्प्टी तो नहीं है क्योंकि अब लोन पेयर इनके अंदर खड़े हुए, तो ये इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो इनके रिपल्शन से क्या होगा, कम होगा, और इनके बीच में आपस में जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपस में होता है, और इसी रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल क्या करता है, एक शेप, एक ज्योमेट्री अटेन कर लेता है, जिसमें वो सेंट्रल एटम से इतना दूर जाकर खड़ा हो जाता है कि
ये इनके बीच में आपस में कम से कम रिपल्शन हो, और जब रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही था क्या, बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट है, नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या कहता है, इफ अगर क्या हो, देयर आर टू एटम्स, टू सराउंडिंग एटम्स, बेसिकली टू सराउंडिंग एटम्स। अगर सराउंडिंग एटम्स टू होंगे तो शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। शेप कैसी होगी, लीनियर। शेप या ज्योमेट्री, बेसिकली ज्योमेट्री। अच्छा, कुछ बच्चे ज्योमेट्री और शेप में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, और जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ज्योमेट्री फिक्स होती है लेकिन शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, कैसे अभी बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। अगर 2 सराउंडिंग एटम है तो शेप कैसी होगी, लीनियर। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए मान लिया मैंने ये कह दिया कि मेरे को क्यू निकालना है, इस नंबर ऑफ एटम्स को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 किसका, सेंट्रल एटम में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ठीक है, प्लस एनायन अगर होगा उसको प्लस कर देंगे, माइनस कैटायन अगर होगा उसको माइनस कर देंगे, और प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। देखिए बच्चे, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम का मतलब होता है वो एटम जो एक बॉन्ड बनाते हो। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो एक बॉन्ड बनाते हो। सराउंडिंग एटम, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम जो क्या बनाते हो, एक बॉन्ड बनाते हो। यहाँ पर मैं किसको नहीं ले सकती, अगर कहीं ऑक्सीजन है तो उसको मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस चीज़ का हमने कंप्लीटली ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, एनायन होगा तो उसको जितने एनायन होंगे उसको प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ कैटायंस जो होंगे उसको माइनस कर देंगे, प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। ये हमारा क्यू निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर क्यू यहाँ पर 2 है तो शेप कैसी होगी, लीनियर। शेप कैसी होगी, लीनियर। इफ क्यू इज 2 तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ठीक है, इफ क्यू की वैल्यू क्या होगी, 3 तो होगी ट्रायंगुलर। लीनियर का मतलब ऐसे, लाइक दिस। लीनियर का मतलब है ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम और ये हो गया हमारा सराउंडिंग एटम। ये हमारा हो गया सराउंडिंग एटम, लीनियर शेप होगी। अगर शेप लीनियर होगी तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चे को कितने का बनेगा, 180 डिग्री का स्ट्रक्चर बनेगा, या 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे BeCl2, BeF2, CO2 लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर का मतलब ऐसे, ट्रायंगुलर का मतलब ऐसे। देखिए मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ट्रायंगुलर का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, देख लीजिए, दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। 2 एटम इधर है, ये ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर Q की वैल्यू होगी 4 तो वो होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, लाइक दिस, इट फॉर्म आर टेट्राहेड्रल। देखिए बच्चे, अगर इसकी बात करें तो एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी कितना, 120 डिग्री। अगर टेट्राहेड्रल होगा यानी कि ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, 109.5 डिग्री का। अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो वैसे तो मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको भी दिखाया था। तो बच्चे यहाँ पे ये देख लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें एक एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये किसी की भी आप बात करो, इन सबके बीच में बच्चे जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 109 डिग्री का। इनके बीच में देखिए मैंने क्ले का यूज़ किया है। काम बिल्कुल बच्चों वाला ऑब्वियस है, नो डाउट है, लेकिन बहुत मजा आएगा अगर आप भी ऐसे करके देखेंगे।
आपको इससे क्लियर भी होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये एटम फेसिंग टुवर्ड यू, ये एटम और ये एटम टुवर्ड द व्यूअर, है ना। इस तरीके से ये क्या है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें सभी एटम्स के बीच में इसके सबके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 109.5 डिग्री का एंगल बीच में बना हुआ है। देन इसका Q की वैल्यू क्या होगी 5, इस Q की वैल्यू क्या होगी 5, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। देखिए ये बातें थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल का मतलब बच्चे एक ट्राइंगल बना हुआ है जहाँ पर सेंट्रल एटम को ऐसे 3 एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, एक एटम इधर है और एक एटम इधर है। देखिए बेटा ये जो 3 एटम्स हैं ये एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब 1 2 3, एक प्लेन का मतलब अगर मैं इनको चाकू से काटने लगूँ तो मैं ऐसे अगर इनको काटूंगी तो बच्चे कौन सा एटम कटेंगे, ये सेंट्रल एटम, और अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो ऑब्वियस है ये वाला एटम जो ऊपर है, ये वाला एटम जो नीचे है, ये इसको नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्लेन में, तो आप देखेंगे ये वाला एटम सेंट्रल एटम और ये वाला एटम कट जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये एटम और ये एटम एक प्लेन में है इस तरीके से, ये और ये 3 एटम एक प्लेन में है, यानी कि इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। बाइपिरामिडल मतलब 2 पिरामिड बने हुए, 1 2 और ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये 3 एक प्लेन में है और ये क्या है, 2 एक प्लेन में है। तो इसको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर कैसा आपके रूम में आप देख सकते हैं, आपके रूम में 3 एटम एक प्लेन में है और एक एटम ऊपर है और एक एटम क्या है, नीचे है छत पर, एक नीचे क्या है, जमीन पर है, ठीक है। अगर 6 की वैल्यू हुई तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मुझे कैसा होता है, ऐसे आपके रूम के चारों कोनों में 4 एटम्स हों एक प्लेन में और 2 एटम एक छत पर है और एक ऊपर है। मीन्स अगर मैं बात करूँ, ये प्लेन है, एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक एटम इधर है और एक एटम क्या है, इधर है। वापिस देखिए, अगर मैं ऐसे प्लेन में काटूंगी तो ये कट जाएगा कंप्लीट, लेकिन ये ऊपर वाला एटम और ये नीचे वाला एटम नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूंगी तो आप देखेंगे ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 2 एटम कट हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, या इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाइपिरामिडल। अभी मैं सिर्फ आपको रेगुलर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर Q की वैल्यू हुई बच्चे 7, इस Q की वैल्यू क्या हुई 7, तो उसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए ये चीजें आपको क्लियर तो जब होंगी जब मैं आपको एग्जांपल लगाऊंगी। एक पेंटागन बनाया, इस चीज की फॉर्मेशन करिए, फॉर्मेशन ऑफ अ पेंटागन, सेंट्रल एटम और 2 एटम एक ऊपर और एक नीचे। पहले हमने कमरे में क्या बनाया था, 4 एटम्स बनाए थे। अब हम यहाँ पर 5 एटम्स की बात करें, मतलब मैंने कहा 1 2 3 4 एंड 5 एटम्स को इधर, एक एटम है इधर ऊपर और एक एटम है इधर नीचे। मतलब ये भी एक प्लेन में है, 5 एटम एक प्लेन में, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एटम इस वाले प्लेन में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है प्लेन वाली बात को। तो ये बन गया हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहीं तक हमें स्ट्रक्चर याद करें। वापिस एक बार फटाफट रिमाइंड करते हैं। अगर Z Q की वैल्यू क्या होगी 2, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, यानी कि ऐसा 180 का एंगल। अगर 3 हुए तो ट्रायंगुलर, सेंट्रल एटम 3 सराउंडिंग 120 डिग्री का एंगल होगा। अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा 109.50 का एंगल बनेगा। अगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हुआ तो बच्चे देखिए इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो तो बनेगा 120 का। और आप देखिए अगर कोई एटम, ये था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं इस एटम और इस एटम के बीच की बात करूं तो इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब इसके और इसके बीच में, इसके और इसके और इन सब के बीच में, यानी कि ये वाला इस एटम के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये नीचे वाला एटम भी इन सभी के साथ कितने 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम 2 तरीके के एंगल होंगे, एक 90 डिग्री का और एक कौन सा 120 डिग्री का। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये ऊपर वाला इन सभी के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये सभी 360 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा एंगल 360 डिवाइडेड बाय में 4, यानी कि ये भी क्या बनाएंगे यहाँ
पर आपस में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री, यस। यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिड में 360 को 90 से डिवाइड कर देना, ये एंगल पता चल जाएगा। ऊपर वाला तो क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखते हुए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, विच इज द मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक किया है, और इस बेसिक्स में अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई तो स्ट्रक्चर हमें समझ में आने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। So let me discuss the structures on the basis of Vesper theory.